बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान कल से लॉर्ड्स में सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है और अच्छी खबर यह है कि बाबर आजम फिटनेस हासिल करने के बाद कल के टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब हैं। आज के शो में इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामलात को डिस्कस करेंगे और इन तमाम तर उमूर को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली और साथ साथ इंग्लैंड में एक तवील अरसे से स्काउटिंग से वाबस्ता हैं, कोचिंग से वाबस्ता है। न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि जर्मनी जैसी टीम को भी इन्होंने कोच किया, लाहौर कलंदर से भी वाबस्ता रहे और यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनकी वाबस्तगी रही। फर्स्ट क्लास में इनकी टीम की जो है वो कोचिंग, जिस टीम की इन्होंने कोचिंग की इसमें बड़े बड़े सुपरस्टार मौजूद थे। सुई सदरन गैस है तो बड़ा क्रिकेट का एक वसी तजुर्बा है। उस जमाने में इंग्लैंड से बजरिया वीडियो लेकर ज्वाइन किया, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सबसे पहले तो टेस्ट मैच है के हवाले से बात करेंगे कि जो पहला टेस्ट मैच है वो मैच 3 दिन में अपने अख्तिताम को पहुंचा, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। आप चूँकि इंग्लैंड में खुद मौजूद हैं, पाकिस्तान को आप टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लोगों का ओवरऑल क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, यकीनी तौर पर कई और जो है वो ज़बानें भी खुली होंगी, कई कई और लोगों की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी। देखें, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। पहले दिन मैं लीड्स में मौजूद था खुद, मैंने मैच लाइव देखा और उसमें ऐसा लगता था कि टॉस जीत के इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जो बैटिंग दी है वो उनके गले पड़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की एक वक्त सिचुएशन इतनी अच्छी थी कि इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक बहुत ही सेंसिबल इनिंग खेल रहे थे और उन्होंने जितनी भी डिसीजन मेकिंग की थी, जिस बॉलों को मारना था मारा, जिनको छोड़ना था छोड़ा, जिनको रोकना था रोका। तो मैं अपने दोस्त के साथ मैच देख रहा था, वो भी क्रिकेट प्लेयर, तो यही बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता है और अगर पाकिस्तान ने 300-350 रन इस टेस्ट मैच में कर दिए तो उनका चांस है कि ये एक अच्छा टेस्ट मैच हो सकता है। मगर फिर उसके बाद ऐसा हुआ, आपको पता है कि ड्यूक का बॉल जो होता है ना, वो नए बॉल से जो है इतना स्विंग नहीं होता और 12-13 ओवर के बाद होना स्विंग होना शुरू हो जाता है। तो जहां पे एक गलती इमामुल हक ने की, जो थोड़ी सी खिंची हुई बॉल पे उन्होंने ड्राइव मार के स्लिप में आउट हुए, वहां से पाकिस्तान का जो था ना, जो एक मोमेंटम था वो चेंज हो गया। और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ही मतलब कोई इनफॉर्म बैटिंग लाइनअप नहीं है। ओपनर से आप उठा के देख लें, कंसिस्टेंट कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। तो इंग्लैंड में उन्हीं की कंडीशन में खेलना, 4 फास्ट बॉलरों के अगेंस्ट, और मोस्टली सारे फास्ट बॉलर 90 माइल आवर बॉलिंग करते हैं, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने हैं नहीं जो 90 माइल आवर की गेंद से बॉलिंग कराते होंगे। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, जो बैट्समैन है, उनके जो स्किल लेवल है वो 90 माइल पे थोड़ा जाके एक्सपोज हो जाता है और उसमें भी यही हुआ। टैक्टिकली बहुत अच्छा खेला इंग्लैंड। उन्होंने जब देखा कि इमाम और अब्दुल्ला शफीक आगे आगे खेल रहे थे, उन्होंने पहले बाउंसर नहीं मारी है, बाउंसर्स की ट्राई की है फास्ट बॉलर्स ने, मगर विकेट इतना स्लो, तो उन्होंने बाउंसर्स बंद कर दी, तो आगे से उन्होंने गेंद को हिलाना शुरू किया। तो उसमें वो लोग आगे आने शुरू हुए तो विकेट कीपर ने आके ऊपर लग के कीपिंग करना शुरू कर दी, जहां से सारा कुछ सिस्टम चेंज हुआ, जहां से उनकी जो स्ट्रेटेजी थी पाकिस्तान की वो खत्म हुई और इंग्लैंड ने अपनी स्ट्रेटेजी का फायदा उठाया और जिससे अब्दुल्ला शफीक को भी बोल्ड हुए। और फिर उसके बाद जाके आगा सलमान का वही इशू है, जो उनका जो बैट आता है वो स्लिप्स गली की तरफ से आता है और बीच में से गैप बन जाता है। उस गैप के थ्रू जो अच्छा इन स्विंग जो बॉल करेगा वो उनको हमेशा एक्सपोज करता है और ये शुरू से ही प्रॉब्लम है। तो टेक्निकल इशू भी है पाकिस्तान टीम के और यंग टीम है और जो भी सीनियर प्लेयर हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो इसका सारा कॉम्बिनेशन इसी का बनते हुए पाकिस्तान की टीम ने बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी पहले इनिंग में। और उस पहले इनिंग में अगर आप डोमिनेट हो जाते हैं किसी टीम के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली आपका जो है ना पल्ला खत्म हो जाता है, आपका पल्ला भारी नहीं रहता और आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो यही हुआ पाकिस्तान के साथ, तो ये एक्सपेक्टेड थी वैसे और उसी के हिसाब से ये परफॉर्मेंस थी। ठीक है। अच्छा, 79 में जो पाकिस्तान की टीम गई थी जिसकी क़यादत वसीम बारी साहब कर रहे थे, उसमें कई प्लेयर्स पाकिस्तान के शामिल नहीं थे जो कैरी पैकर की वजह से पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं थे और कई प्लेयर्स के वहाँ पर डेब्यू हुए, जिसमें लियाकत अली जैसे प्लेयर का भी डेब्यू हुआ था उसी सीरीज़ में। आपको अगर कंपैरिजन करते हैं कि क्या 79 की टीम कमज़ोर तरीन टीम थी या ये वाली टीम कमज़ोर तरीन टीम है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि निस्फ सदी की सबसे कमज़ोर वीकेस्ट साइड है ये पाकिस्तान की जो इंग्लैंड का टूर कर रही है। देखिए, वो तो हकीकत है। मैंने एक और शो में भी शायद एक किसी पॉडकास्ट में था,
पाकिस्तान के उसमें यही बोला था कि वेस्ट इंडीज में शायद पाकिस्तान के थोड़े बहुत चांसेस हैं कि कुछ शायद एक आध मैच जीत जाए पाकिस्तान वहाँ पे, मगर इंग्लैंड में कोई चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि इंग्लैंड की जो बॉलिंग है और उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी होती है। उस कंडीशन में पाकिस्तान थोड़ा सा अंडर द शेल भी खेलता है, उनको इंग्लैंड में एक होता है कि थोड़ा सा घबरा के खेलते हैं। तो टीम तो आपको पता ही है अली भाई, पाकिस्तान टीम में ऑर्डिनरी बॉलिंग खेल रही है। पेस में 125 126 से ज्यादा तेज बॉलिंग करने वाला कोई बॉलर नहीं है पाकिस्तान के पास। तो आप इंग्लैंड की बैटिंग को कहां से एक्सपोज करोगे? अगर आपको सीमिंग कंडीशन मिलेंगी तब जाके हो सकता है कि अब्बास थोड़े से यूजफुल साबित हो या खुर्रम शहजाद यूजफुल साबित हो। जहां पे पिच स्लो होगी वहां पे कौन आउट करेगा? वहां पे सिर्फ स्पिनर ही आउट कर सकता है। तो वही हुआ कि स्पिनर ने डोमिनेट किया, उसने 5 आउट किए हैं और उसके अलावा दूसरे फास्ट बॉलर्स ने कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया, एक एक विकेट कंट्रीब्यूट किए। तो इट्स नॉट गुड इनफ। और वाकई में मुझे 79 की टीम का तो नहीं पता, मगर इस टीम के बारे में मैं कह सकता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट टीम आई हैव एवर सीन। ठीक है, ठीक है जी। आपको आप चूंकि कोचिंग से भी वाबस्ता रहे, एनसीए में भी आपने काम किया, डोमेस्टिक में भी, जिस तरह आप एक स्टार स्टडीड टीम थी इसकी आप कोचिंग कर रहे थे, सुई सदरन गैस है, आपको क्या प्रॉब्लम क्या नजर आती है? क्योंकि हम बार बार ये सुन रहे हैं और सलमान आगा ने भी कहा पोस्ट मैच में कि टीम रीबिल्डिंग में। कौन सी रीबिल्डिंग में? इमाम एक तवील अरसे से खेलते नजर आ रहे हैं, सलमान आगा खुद तवील अरसे से खेलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है, चलो बाबर को हटा दो, बाबर उसमें नहीं थे, और भी सारे जो प्लेयर है, रिजवान एक तवील अरसे से खेलते नजर आ रहे हैं। कौन सिवाय अजान उवैस के कौन सा ऐसा फ्रेश लैग है, यंग ब्लड है कि जिसको लेके हम ये दावा कर रहे हैं कि टीम जो है वो रीबिल्डिंग प्रोसेस में? देखिए, पाकिस्तान जब भी हारता है तो एक्सक्यूज यही आती है कि हम रीबिल्ड कर रहे हैं, हम टीम को बना रहे हैं। वर्ल्ड कप से बाहर होता है तो अगले वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, फिर वहां से बाहर हो जाता है तो अगले वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये रीबिल्डिंग का प्रोसेस जो है ये एक इनको खुद भी पता होना चाहिए ना कि रीबिल्ड में कितना टाइम लगेगा। एक देखें, जब आप एक किसी टीम के हेड कोच होते हो या डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होते हो या जो जो पाकिस्तान टीम की रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसका एक एक प्रोग्राम होता है, एक पीरियडाइजेशन होती है जिसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और मिड टर्म गोल्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में कितना इन्होंने टाइम दिया हुआ है, इन्होंने स्मार्ट गोल्स बनाए हैं अपने नहीं बनाए, इनको स्मार्ट गोल के बारे में पता भी है नहीं है, और इन्होंने कितने अरसे का टाइम दिया था कि अजान ओवैस फॉर एग्जांपल, उसको कितना टाइम देंगे कि जब वो एक स्टेपलेस ओपनर बन जाए। ठीक है, तो अभी आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। अगर उसके एक आध टेस्ट और खराब होता है तो फिर उसको ये बिल्कुल साइडलाइन लगा देंगे, फिर किसी और को लेकर आ जाएंगे। तो हमारी टीम में कोई ऐसी प्लानिंग नजर नहीं आती, जो किसी प्लेयर की डेवलपमेंट का प्लान नजर नहीं आता। बॉलिंग हमारी बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग है। अब्बास के अलावा और मतलब अब्बास भी उस वाली विकेट पे इफेक्टिव होता है जहां पे थोड़ा बहुत सीम हो रहा होता है, तो वहां पे ये बहुत इफेक्टिव होता है। मगर जहां पे सीम नहीं हो रहा था, जहां पे आपको 90 माइल 92 माइल के बॉलर चाहिए, तो पाकिस्तान में कहाँ है वो बॉलर जो आके इस तरह की तगड़ी गेंद करें? तो इस वक्त मैं नहीं समझता कि रीबिल्डिंग का इनका कोई प्रोग्राम है। ठीक है, एक्सक्यूज अच्छी है रीबिल्डिंग वाली, मगर आप एक प्लान भी बताए ना कि कितने साल में आप टीम को रीबिल्ड कर लेंगे। कब पाकिस्तान की टीम टेस्ट में ऐसी हो जाएगी कि ना कि दूसरी टीम को कम्पीट करे? कम से कम 5 दिन का मैच तो खेले ना, 5 दिन तक फाइट तो दे कम से कम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मौसम के हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि लीड्स में हमेशा से जो है टीमें स्ट्रगल करती हैं। मुझे याद है कि एक टेस्ट मैच में सलीम मलिक ने 2 निफ सेंचुरियाँ बनाई थी दोनों इनिंग में, और उन्होंने कहा था, उनका अपना ये कहना था कि मेरी कई सेंचुरियों से बड़ी जो है ये मेरी निफ सेंचुरियाँ, लीड्स में रन करना हमेशा से मुश्किल होता है। और मुझे ये भी याद है कि 92 के वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान की टीम गई थी तो उन्होंने नील मेलेंडर को और एक और बॉलर को जो है वो खासतौर से टिम मिंटन को और नील मेलेंडर को जो है खासतौर से मदऊ किया था इस टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि यहाँ की पिच थोड़ी मुश्किल है। क्या अभी भी लीड्स की पिच इतनी ही मुश्किल है, या वेदर ने सपोर्ट किया है और थोड़ी सी आसान ये पिच हो गई है? नहीं, देखिए, पिच तो बेहतर थी, बहुत अच्छी पिच थी कि जिसमें स्पिनर्स ने भी आउट किए हैं, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने भी आउट किए हैं, रन्स भी बने हैं। जो अच्छा प्लेयर है वो रेजिस्ट करता है वो हर कंडीशन में और जाके वो परफॉर्म करता है। इमाम और अब्दुल्ला शफीक ने प्रूव किया, उन्होंने किया, मगर अब्दुल्ला के साथ इमाम को लंबा खेलना चाहिए था। और भी एक आठ पार्ट देखें, टेस्ट क्रिकेट में एक पार्टनरशिप से कुछ भी नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट में कम से कम 3 पार्टनरशिप होनी चाहिए, अच्छी पार्टनरशिप, जिससे आप 300 प्लस का स्कोर करते हो। और 300 प्लस का स्कोर अगर पाकिस्तान करता तो इसमें फाइटिंग के चांस है, क्योंकि इंग्लैंड को भी एक जब 300 रन का प्रेशर होता है तो वो डिफरेंट तरीके से खेलता। अभी तो उनको 190 मिले थे तो वो बहुत इजी पाकिस्तान को लेके खेला है, जिसमें भी पाकिस्तान ने बॉलिंग बुरी नहीं की, ठीक बॉलिंग की है, मगर पहली इनिंग का स्कोर ही जो था ना वो ही पाकिस्तान के गले पड़ गया था। और फिर पाकिस्तान के जितने बैट्समैन है वो कंसिस्टेंट है नहीं, जो एक मैच पहले मैच में रन करते हैं, पहली इनिंग में रन करते हैं, दूसरी इनिंग में परफॉर्म नहीं करते। तो ये भी पाकिस्तान का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इनफॉर्म बैट्समैन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखें,
सारे गुड प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम में, मगर एक्सेप्शनल प्लेयर कोई नहीं है। एक्सेप्शनल प्लेयर वो होता है जैसे यूनुस खान हो गया, मोहम्मद यूसुफ हो गया, कि ये इंजमामुल हो गया, ये बैक टू बैक रन्स करते हैं इनिंग्स में। वो पाकिस्तान के पास क्वालिटी अभी नहीं है, ना डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर आती है, ना पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर। ऑलराइट है अतीकुज्जमा, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, इनसे हम पूछेंगे कि फिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि वही चेहरे जो तवील अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट से मुंसलिक हैं, उसके बावजूद अगर इन चेहरों को टाइम चाहिए, इन चेहरों को जो है वो रीबिल्डिंग के लिए टाइम चाहिए, इनको डोमेस्टिक में बॉलर नहीं मिल रहे हैं, एक बॉलर मिल गया उसका एक हंगामा मचाया हुआ है कि जी 150 का बॉलर मिल गया। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं लीड्स टेस्ट मैच के हवाले से। अब बात करेंगे कल से शुरू होने वाले लॉर्ड्स टेस्ट मैच के हवाले से। और पाकिस्तान ने सीना कंट्रीज यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अगर आखिरी मरतबा कोई टेस्ट मैच जीता है तो वो लॉर्ड्स के ही मुकाम पर जीता है। 2018 की ये बात है। तो लॉर्ड्स से पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी अच्छा है अतीक, जहाँ 15 टेस्ट मैचेस अब तक खेले गए और 5 जो है वो पाकिस्तान ने जीते हैं, 4 इंग्लैंड ने जीते हैं, 6 टेस्ट मैचेस ड्रॉ पे हुए हैं। तो अगर पेपर पे देखते हैं, स्टैट्स की बात करते हैं, तो लॉर्ड्स में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है। क्या उम्मीद है इस टेस्ट मैच को देखते हैं, क्योंकि हम वहां रहते हैं, उस पिच को देखते हैं, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ को भी जानते हैं, इंग्लैंड की स्ट्रेंथ को भी जानते हैं। देखिए, मैं किसी को अफेंड नहीं करना चाहता, मगर रियलिटी यही है कि इस टीम के साथ पाकिस्तान को लॉर्ड्स में रेजिस्ट करना भी मुश्किल होगा। और लॉर्ड्स में जो पहला घंटा होता है, पहला दूसरा घंटा होता है, हमेशा वो बॉलर को सपोर्ट करता है। और अगर पाकिस्तान उसमें टॉस हार के पहले बैटिंग उनको मिल जाती है तो उसमें पाकिस्तान के लिए सभी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस टीम को देखते हुए कि आपके पास इस तरह के प्लेयर हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बना सकते हैं। और अब्दुल्ला शफीक एक वाहिद प्लेयर है जिसने एक बहुत ही टेक्निकली साउंड तरीके से रेजिस्ट किया, मगर उसके अलावा इमामुल हक थोड़ा बहुत खेला, मगर सबकी जो है ना टेक्निकल जो एबिलिटीज हैं वो एक्सपोज हो जाती है इंग्लैंड में आके। तो मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड्स में पाकिस्तान का से एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, मगर आई विश देम ऑल द बेस्ट के मिरेकल कैन हैपेंस और वो जाके परफॉर्म करें। और पहली इनिंग जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप उसमें बड़ा स्कोर करते हो तो देन यू गॉट अ चांस। ऑलराइट, एज ए पाकिस्तानी वी ऑल विश के पाकिस्तान विल विन दिस टेस्ट मैच। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने लोग हैं, उनको तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये टेस्ट मैच है जीतेंगे। लेकिन अभी अतीक में आपको देख रहा हूँ, आप माशाल्लाह इंग्लैंड में मौजूद हैं, राउंड नेक पहने हुए हैं आप। और हमारे जो उमर गुल साहब है वो तो कह रहे हैं कि सर्दी की वजह से पाकिस्तान के बॉलर परफॉर्म नहीं कर सके। यही सर्दी हमने सुना था अरशद नदीम के मामले में कि वो सर्दी की वजह से अपना जेवलिन नहीं फेंक सके थे, या हमारे बॉलर सर्दी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली मरतबा पाकिस्तान की टीम सर्दी में खेल रही है। देखिए, सर्दी तो कोई इतनी मेरे ख्याल से खास नहीं थी। टेम्परेचर 18-19 डिग्री इंग्लैंड में होता है तो वो नॉर्मल होता है समर में। तो मेरा नहीं ख्याल कि सर्दी की वजह से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए पाकिस्तान को। और जितने भी ये प्लेयर हैं, अब्बास हो गया और खुर्रम शहजाद हो गया और अली हो गया, ये काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड में। तो इनको काउंटी क्रिकेट के और ग्राउंड की जो अवेयरनेस है और वेदर की अवेयरनेस होती है, तो ये एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की टीम ही नहीं खेल रही, वहां पे इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी खेल रही है, तो उनके पास भी सर्दी का बहाना हो सकता है। मगर स्किल का जो है ना अली भाई, जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। अगर आप उठा के देखें बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इंग्लैंड पाकिस्तान का। और अगर पाकिस्तान ड्रॉ खेल जाए लॉर्ड्स का टेस्ट मैच तो बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए बात होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान उस मैच में इंग्लैंड को कुछ फाइट दे पाएगा। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि तो टीम बुरा खेलती है और फिर उससे भी बुरे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उससे भी बुरे जवाब दिए जाते हैं कि जी वो सर्दी में इस सर्दी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के बॉलर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके। फिर एक स्टेटमेंट ये भी दिया जाता है कि जी खेले तो हम अच्छा लेकिन जीत गए वो लोग। तो ये जो इस किस्म के स्टेटमेंट है और जो है वो जलते पे तेल का काम करते हैं कि आप अगर खराब खेल रहे हो तो आप माने इस चीज को। जो इस किस्म के एक्सक्यूजेस देते हैं उससे पाकिस्तान की आवाम और ऑफेंड होती है। देखें, जो एक तो कोचेस को मीडिया में बात करना और प्रेस में बात करने के मैनर्स होने चाहिए, और उनको बकायदा इनकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जो हैं वो बेसिकली मोस्टली क्रिकेटर जितने भी हैं वो बने नॉन एजुकेटेड बंदे हैं, और वो जब आके मीडिया को डील करते हैं तो उनके टेढ़े मेढ़े सवाल को ना वो एक्सक्यूज में चेंज कर देते हैं। तो आपको मीडिया से बात करने के आपके पास लॉजिक होनी चाहिए। आप उन लोगों को मीडिया के सामने लाएं जिनको बात करनी आती हो मीडिया के सामने। तो
बहुत अफसोस की बात होती है कि जिस तरह के बयानात कोई भी क्रिकेटर आके दे देता है, कहता है कि बारिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जो आपके कंट्रोल में चीजें नहीं है, आप उसकी बातें क्यों करते हो? जो आपके कंट्रोल में चीजें, आप उसकी बातें करो ना। आपके बैट्समैन ने अडॉप्ट किया सिचुएशन को, सर्दी आई है, आपके बॉलर्स ने अडॉप्ट किया सिचुएशन को या नहीं किया? सर्दी कोई ऐसी भी नहीं है कि -2 डिग्री है जहां पे आपकी बॉडी नहीं काम कर रही। आप ग्राउंड में जाते हैं, वार्म अप करते हैं, उसके बाद सर्दी गर्मी, पाकिस्तान में सर्दी नहीं पड़ती क्या? डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में सर्दियों में ही खेली जाती है। हम्म। जनवरी फरवरी में मैचेस हो रहे होते हैं, तो वहां पे तो ठीक ठाक पंजाब में ठंड होती है, तो वहां पे भी तो बॉलर्स परफॉर्मेंस करते हैं और गेन करते हैं। हम्म। आपको ये नहीं कहना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि यार कि हमारा जो अच्छा, है अच्छा, वो इसी से किस वजह से हमारी सप्लीमेंट्री बैटिंग क्वेश्चन फेल है। हुई है। इसी से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको क्रीज से बाहर निकाल के जो वो खिलाना चाहता हूं। आपकी मर्जी है कि आप स्ट्रोक खेलें या बॉल को डिफेंस कर दें। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे हैं, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अंडर कॉन्ट्रैक्ट थे, आपको क्या इंस्ट्रक्शंस थी कि मीडिया पे बात करनी है या नहीं करनी है? इवन अगर आप बताना चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं कि सोशल मीडिया पे भी इवन अलाउ था आपको या नहीं था? नहीं था सोशल मीडिया पे। मैंने एक क्या कहते हैं, आदिल अमीन की परफॉर्मेंस किसी ने मेरे साथ शेयर करी थी, मुझे याद पड़ता है। तो मैंने उस पोस्ट को लाइक कर दिया था, उस पर इतना बड़ा इशू बना दिया था। हम्म। और आदिल अमीर की परफॉर्मेंस पे बात करना मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं सुई गैस में वो मेरे साथ खेले हैं, और आदिल अमीन को मैं बहुत जबरदस्त प्लेयर माना करता था कि वो वनडे क्रिकेट में स्पेशली उनका रिकॉर्ड देखें 50+ एवरेज है उनकी, मगर उनको कोई मैच नहीं खिलाया गया। तो मैंने उसको लाइक किया था, तो उस पर मेरे साथ इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था उन्होंने, आपने कैसे कर दिया, आप हमारी सिलेक्शन पे यूं कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एनवायरमेंट है ना, बड़ा नेगेटिव है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कर नहीं सकते, अंडर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं ठीक आप है। आप अच्छा, मीडिया अधिक से बात नहीं कर सकते अधिक और इस नहीं वक्त कर सकते, ब्रेक आपको लेना है डिप्लोमेट मुझे। होना होगा। अधिक मुझे इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाना है। और आदिल अमीन पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट है, बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन और उतनी अच्छा फील्डर। आपने बिल्कुल सही उसको जो है वो लाइक किया था कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, उसका कैरियर ये तकरीबन खत्म हो गया है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे कुछ पड़ोसी मुल्क इंडिया के क्रिकेट के हवाले से, कि जहां पर वीरेंद्र सहवाग ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब उन्होंने वो तस्वीर देखी कि जहां पर जो है वो बीसीसीआई के लोग और मोहसिन नकवी साहब एक साथ बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये दो रवैये हमें छोड़ने पड़ेंगे। एक तरफ हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे हैं, और दूसरी तरफ हम साथ साथ बैठ के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अतीक, आपको लगता है कि अब जिस बात का प्रचार, जिस बात की चर्चा हम अपने शोज में कर रहे थे, हर पाकिस्तानी ये बात कर रहा था कि क्रिकेट को सियासत से पाक होना चाहिए, अब इंडिया से भी वो आवाजें उठने लगी हैं कि जो हाथ ना मिलाने के मामले को फेवर कर रहे थे, और शायद हमको भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि तमाम तर मामला जानबूझ के दानिस्ता तौर पे पॉलिटिसाइज किया गया। ये तो सबको पता है, आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी हेटर जो है ना, हमने कभी किसी भी प्लेयर ने शो नहीं किया इंडिया के अगेंस्ट। कोई भी प्लेयर टीवी पे आके इंडिया के अगेंस्ट खुला नहीं बोला कि हम तुम्हारे बाप हैं या हम तुम्हारे ये हैं, उन्हीं की तरफ से हमेशा आता है। तो अब उनको भी एहसास हो रहा होगा, क्योंकि ये मिस करते हैं। देखें, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती है ना, तो एक एक एनवायरनमेंट मिलता है दोनों कंट्री को। जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं तो पूरी दुनिया देखती है वो मैचेस, वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से ज्यादा उसमें हाइप होती है। तो अब इनको भी पता है कि उनकी भी क्रिकेट भी काम हो गई है, उनके मैचेस पे कोई इतने व्यूज नहीं आ रहे जो पाकिस्तान के साथ खेलने पे होते थे। तो अब उनको भी एहसास हो रहा है कि भाई हमें भी सोच समझ के बातें करनी चाहिए। क्रिकेट स्पोर्ट्स है, आप जब हॉकी खेल सकते हो, कबड्डी खेल सकते हो, तो क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते? और ये बयानबाजी इंडिया के प्लेयरों की ये पुरानी आदत है। इरफान पठान, ये सब सहवाग, ये बैठ के खुद ही बयानबाजी करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, फिर अब हिपोक्रेटिकली ये बातें कर रहे हैं कि ना क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग किया जाए। तो भाई पॉलिटिक्स तो वैसे ही अलग है ना। आप स्पोर्ट्स से आप आके खेलो, आप क्यों सपोर्ट करते हो पहली पोजीशन में? पहले उसमें लेकिन आपने क्यों लेकिन अभी सपोर्ट हमने किया? देखा ना, आपने खुद भी देखा होगा कि अभी दी 100 में फातिमा सना से भी हाथ मिलाया गया है। इसके अलावा अभी जो इजलास हुआ है उसके अंदर भी मोहसिन नकवी साहब के साथ राजीव शुक्ला साहब बैठे हुए हैं। तो लग रहा है आपको कहीं ना कहीं कोई बर्फ पिघलती नजर आ रही है? देखिए, ये तो हुआ है ना, इससे पहले भी हुआ। जब पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप हो रहा था, तो कप्तान ने आके आगा सलमान के साथ हाथ मिलाया था। फिर हम्म। उसके बाद अचानक इनको कुछ ख्वाब आया जिसमें उन्होंने जाके ना आपस में हाथ नहीं मिलाया, शेक हैंड नहीं किया। तो पता नहीं दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग, मेरी समझ से बाहर है। और आप देखें, इंडिया में मैं भी गया हूँ काफी दफा ना, तो उस वक्त भी टेंशन चलती थी। पाकिस्तान इंडिया की टेंशन तो हमेशा से रही है। मगर जब नॉर्मल पब्लिक होती है ना, मोस्टली एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ उसी तरीके से सलूक करते हैं। ये माइनॉरिटीज हैं जो ना नफरत फैलाते हैं ना,
और पॉलिटिकल पार्टीज हैं कुछ वहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं जो वो नफरतें फैलाती हैं आपस में। तो होपफुली कि फ्यूचर में सारी चीजें सही हों। देखें, हम खुद चाहते हैं कि इंडिया के साथ खेलें, वो भी हमारे भाइयों की तरह है और होनी चाहिए हमारे मैचेस उनके साथ, रेगुलर सीरीज होनी चाहिए, बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए और नॉर्मल जिस तरह एक रिलेशनशिप स्पोर्ट्स की होती है स्पोर्ट्समैन के साथ, वो होनी चाहिए। और वो हम उससे कभी भी ना मतलब मना नहीं किया, ना पाकिस्तानी मैंने किसी प्लेयर्स को सुना है कि वो इसके अगेंस्ट बात की है उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। संजय मंजरेकर का एक स्टेटमेंट आया अभी जायसवाल का जो हुआ श्रीलंकन टीम के साथ, उसमें संजय मंजरेकर का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि अभी जायसवाल ने किया, उससे पहले जो है सूर्यवंशी का जो एटीट्यूड था, ये एटीट्यूड जो है ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट के लिए बल्कि साथ साथ खुद इनके अपने कैरियर के लिए भी नुकसानदेह। आपको क्या लगता है कि क्या यंग एज में जो क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि आपने भी काफी यंग एज में क्रिकेट खेली, आपके जो फेलो क्रिकेटर थे हसन रजा की बात कर लें, आसिम कमाल की बात करें, बहुत यंग एज में आप लोग आए थे, तो क्या होता क्या है कि क्या कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है इमोशंस को, या आपको लगता है पीछे से कोई सपोर्ट है कि जी आप हम पीछे तगड़ा बोर्ड हैं, कोई हमें कुछ कह नहीं सकता है, तो जाओ बस क्रिकेट के साथ साथ जो है वो लड़ भी जाओ, फिजिकल भी हो जाओ? देखें, ये जो नए लड़के जितने भी हैं इनकी जो पर्सनालिटी है थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी लाइक अ गुड वे में मैं कहूंगा कि एरोगेंसी है उनके अंदर, क्योंकि परफॉर्म करते हैं हर दूसरे मैच में, परफॉर्मेंस कर देते हैं, बड़ी परफॉर्म करते हैं और उसके बाद आईपीएल में और फेमस हो गए, उन्होंने रन किए, परफॉर्मेंस किए। तो जब ये दूसरे छोटे लेवल पे जाके डोमेस्टिक क्रिकेट या उसमें जाके खेलते हैं तो उनको वहां पे थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये रोल मॉडल होते हैं हर जगह। ठीक है ना? जो आप इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ। तो हम लोग जो भी है जब पाकिस्तान खेल के डोमेस्टिक खेलने जाते हैं तो रोल मॉडल होते हैं, तो हमें वहां पे जाके उनको बताना चाहिए अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से कि वाई वी प्लेड फॉर आवर कंट्री। ये नहीं कि आप जाके वहां लड़ाई लड़ना शुरू कर दें, तो ये गलत चीज होती है। इसमें थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए इन लड़कों को। बच्चे हैं ऑब्वियसली और अग्रेसिव हैं और फेमस भी हो गए बहुत जल्दी, तो ये सारी चीजें जब एक साथ मिल जाती है ना, तो कभी कभी हो जाता है कि ये इन्फ्लुएंस हो जाता है, बाहर की जो चीजें हैं ना वो इन्फ्लुएंस कर देती हैं आपकी लाइफ स्टाइल पे। तो वही हुआ और होपफुली कि लर्न करेंगे इन मिस्टेक से और चीजों को इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर कोई आपस में लड़ भी रहा है तो बंदे को साइड हो जाना चाहिए, बिल्कुल किसी को बताना ही नहीं चाहिए कि किसने किसको जो है वो थप्पड़ मारा या किसने जो है वो किसका थप्पड़ बर्दाश्त किया। तो स्मार्टली भी खेलना चाहिए। ये अली भाई, आप जो है ना बातों को घुमाए ना प्लीज, ये पुराने किस्सों की तरफ ना लेके जाए बिल्कुल। चले ऑल राइट है। इस वक्त हम लेते हैं ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करते हैं अतीक उज़ामा से कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच है, लॉर्ड्स में टेस्ट मैच है, खेला जाएगा जनाब, जहां 2018 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को उस टेस्ट मैच में शिकस्त दी थी। अब क्या पाकिस्तान तारीख दोहराने में कामयाब होगा या नहीं? अब अतीक आपको क्या लगता है एज ए क्वालिफाइड कोच के बाबर आजम के आने के बाद टीम में क्या तब्दीली होगी, और दूसरी तरफ क्या साजिद खान की वापसी आपको नजर आ रही है? देखें, मेरे ख्याल से साजिद खान को तो वैसे भी खिलाना चाहिए था इस टेस्ट मैच में, क्योंकि अगर आप जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यही बातें कर रहे थे कि पहले दिन के मैच के बाद इंग्लैंड ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं और एक स्पिनर के साथ गया, पाकिस्तान ने 3 फास्ट बॉलर खिलाए और एक स्पिनर के साथ गया, तो किसने गलती की है ना? तो लगा ऐसे ही कि अगर साजिद खान इस मैच में होते हैं तो शायद वो भी 3-4 विकेटों का कंट्रीब्यूशन करके दे देते, तो आपको एक फास्ट बॉलर की कमी नहीं पड़ती। मगर पाकिस्तान का जो सब में बड़ा प्रॉब्लम ये है ना अली भाई, वो ये है कि पाकिस्तान के पास कोई सॉलिड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है जिसको वो खिला के, जिसकी बॉलिंग पे वो ट्रस्ट कर सके और बैटिंग में भी जाके 30-40 और कभी 50 रन करके देते हैं। तो पाकिस्तान का ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। अगर साजिद खान को खिलाते हैं तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को तो नहीं बिठा सकते ना, कि उसने परफॉर्मेंस की भी उसमें। तो अगर आप 2 स्पिनर के साथ जाएंगे तो फिर आपको एक बैट्समैन बिठाना पड़ेगा अगर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलेंगे, या फिर एक फास्ट बॉलर बिठाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर के साथ जाके 2 स्पिनर के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग वैसे ही प्रॉब्लमेटिक है। आखिरी के 4 बैट्समैन हाईलाइट्स हो जाते हैं, उनको बल्ले पे बॉल ही नहीं लगता उनके, और तो एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डाल देंगे तो बैटिंग और हल्की हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से शायद पाकिस्तान सेम टीम के साथ ही खेले और एक एक्स्ट्रा सेम स्पिनर टीम नहीं कैसे, खिलाए। बाबर तो आ ही जाएंगे ना? नहीं, मतलब मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग की लाइनअप और अगर सेम रखेगा। बाबर और आते हैं तो फिर कौन आपको अजान ड्रॉप होते नजर आ रही है, इमाम पे जो है नजला गिरेगा, या और कोई तब्दीली देख नहीं, रहे हैं आप? देखिए, इमाम पे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इमाम ने तो परफॉर्म किया है पहले इनिंग में, उसने अच्छा खेला है, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन था वो पाकिस्तान का
पहले टेस्ट मैच की पहले इनिंग में। तो मुझे ये लगता है कि शायद अजान को वो बिठाएं और अब्दुल्ला शफीक और इमाम ओपन करें, या फिर शान मसूद भी ओपनिंग बैट्समैन है, तो ओपनिंग में तो ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास। तो मुझे ये लगता है कि शायद ठीक है, अजान ओवैस पे छुरी चलेगी। ठीक है। अच्छा अतीक, जरा वक्त हमें जल्दी जल्दी आपसे कुछ क्वेश्चन के आंसर लेने हैं। ये मैसेज क्या दे रही है? मैंने गुज़िश्ता शो में डॉक्टर नौमान ने आज थे, उनसे भी मैंने सवाल किया था कि जो प्लेयर परफॉर्मेंस देते हैं अगले टेस्ट मैच में हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। साउथ अफ्रीका में अब्बास जीत की पोजीशन पे लेकर आ गया, शान मसूद की गलत कप्तानी की वजह से पाकिस्तान उस टेस्ट मैच को नहीं जीत सका। पाकिस्तान आते हैं, फिर काशिफ अली का डेब्यू करा के अब्बास को ड्रॉप कर देते हैं। फिर अभी अब्बास ने वेस्ट इंडीज के पहले टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दी, अगले टेस्ट मैच में उसको ड्रॉप कर दिया। दूसरे टेस्ट मैच में साजिद खान ने 8 आउट किए, पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड में आके उसको ड्रॉप कर दिया। मैसेज क्या दे रहे हैं? परफॉर्मेंस करो और बेंच पे बैठो। मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम हर मैच के हिसाब से जा रही है। वो पिछली परफॉर्मेंस को उन्होंने शायद ऐसा इग्नोर करना शुरू कर दिया है। उनको उनके जहन में शायद ये चीजें नहीं है कि एक बंदा जब परफॉर्मेंस कर आ रहा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, दूसरे जो नॉन परफॉर्मर होते हैं उससे ज्यादा होता है। और आप परफॉर्मर को किसी भी विकेट पे बिठा नहीं सकते। साजिद खान इस तरह का बॉलर है कि वो सिर्फ टर्निंग विकेट पे आउट नहीं करता, वो अच्छी सीमिंग विकेट पे भी आउट करता है, क्योंकि उसका बॉल ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट बॉल के निकल जाता है और एक आध छोटा सा स्पिन हो जाता है। तो बड़ा खतरनाक बॉलर है और उसको मेरे हिसाब से टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं खिलाया। मगर पाकिस्तान टीम में मैं आपको बता रहा हूँ ना, कॉम्बिनेशन के हिसाब से पाकिस्तान के 5 बैट्समैन है, विकेट कीपर भी पाकिस्तान का परफॉर्म नहीं कर रहा। और छठे बैट्समैन में जाके जब आगा सलमान आता है वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान की बैटिंग वैसे ही बहुत वीक हुई हुई है। अब आप 5 बॉलर के साथ नहीं खेल सकते। 5 बॉलर के साथ खेलेंगे तो 5 बैट्समैन और विकेट कीपर में आपका बहुत लिमिटेड हो जाएगा ठीक है। बैटिंग का। रिजवान आपको खेलते नजर आ रहे हैं? आपको लगता है गाजी गौरी को चांस मिल जाएगा? देखें, जब उसको लेके गए तो मेरे हिसाब से चांस देना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं गाजी गौरी रिजवान का सब्स्टिट्यूट है तो आप उसको कब खिलाएंगे? हम्म। अभी रिजवान आउट ऑफ फॉर्म है। रिजवान की बैटिंग से लगता नहीं है कि वो फॉर्म में चल रहे हैं, और अजीब भी उनकी ना फुटवर्क चल रहा है, ना उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये मौका है कि आप यंगस्टर को चांस दें और उसको आजमाएं, और देखें उसके अंदर कितना टैलेंट है और वो एब्जॉर्ब कर सकता है ये प्रेशर या नहीं। लॉर्ड्स, ठीक है। अच्छा, ये तो हम टीम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो टीम मैनेजमेंट है, अगर कोचिंग वाइज एक्सपीरियंस की बात करते हैं, उमर गुल की बात कर लें, असर शफीक की बात कर लेते हैं, सरफराज की बात करते हैं, इनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ये कितना एक्सपीरियंस है और इनका एक्सपीरियंस होना कितना मैटर करता है, या इन एक्सपीरियंस होना कितना मैटर कर रहा है? अब असर शफीक तो मेरे ख्याल से टीम के साथ नहीं है, हम्म। मगर देखें, कोचिंग अली भाई वो चीज़ है कि आपको सीखना पड़ती है। आपको सीखना पड़ती है, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को। जब मैं कोचिंग में आया था तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा कोच समझता था, क्योंकि मैं टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेला हूँ। जब हम्म। मैंने लेवल 3 किया और लेवल 4 किया तो मुझे पता चला, तो मुझे तो कोचिंग आती नहीं है, मेरे हम्म। से हल्का कोई कोच ही नहीं है। तो मैंने उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की, रिसर्च की, दूसरे कोचेस से लर्न किया, घंटों घंटों स्टडी करता था, दूसरे कोचेस को देखता था, फुटबॉल के कोचेस को देखता था, बेसबॉल के कोचेस को देखता था कि ये लोग क्या करते हैं। अपने सारी उनकी स्पोर्ट्स फिल्में हैं अमेजन में, मैंने सारी देखी, खत्म कर दी है देख देख के। तो जो कोचिंग जो है इतना आसान जॉब नहीं है और बड़ी थैंकलेस जॉब है, और उसके लिए आपको क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। प्लेइंग प्लेयर, लेकिन अच्छा फिर प्लेयर क्रिकेट और अच्छा क्रिकेट कोच। बोर्ड जो अपॉइंटमेंट करता है, क्रिकेट बोर्ड जो अपॉइंटमेंट करता है, क्या वो ये देख के करता है कि क्या कैपेबल लोग हैं या नहीं? क्योंकि मुझे तो ये भी अपने जराये से पता चला है कि जो एनसीए के कोचेज हैं वो पुराने क्रिकेटर से कोचिंग के प्लान मांग रहे होते हैं। यार प्लान बता दो कि हमें तो कोच करना है। हाँ, तो ऐसे ही होता है पाकिस्तान में। ऐसे ही होता है जब आप किसी को बगैर किसी क्रेडिबिलिटी के और अकाउंटेबिलिटी के रखते हो ना, तो उसके रिजल्ट इसी तरह आते हैं। पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने के लिए मिनिमम लेवल 4 कोच होना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोचेस का एडवर्टाइज भी मैंने देखा, उसमें लेवल 2 क्रिकेट कोच उन्होंने मांगा हुआ है। तो इट्स अमेजिंग के हाँ के ये किस तरह ऑपरेट करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो पहले से यही है कि जब जॉब्स आने से पहले ही अपॉइंटमेंट हो चुके होते हैं, फिर उसके बाद इश्तेहार आता है, फिर उसके बाद खाना पूरी होती है, फिर चीजें होती हैं। हम्म। मैं जब आया था मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे अपॉइंट कर लिया गया था, उसके बाद जॉब एडवर्टाइजमेंट आपको हुई। लगता है कि ये तो पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग जो है वो किसी मशरकी घराने की शादी की तरह है कि बाहर तंबू लग चुका होता है, देगे खड़ा करे होती हैं, फिर लड़की से पूछा जाता है कि लड़का पसंद है? देखें, विजन की बहुत मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो विजन है ना ऑफिशियल्स, उनका क्लियर होना चाहिए हाँ। कि टेस्ट क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की कोचिंग के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कोच के साथ, और कैसे कोच को लाते हो, किस तरह प्लेइंग फिलॉसफी बनाना चाहते हो। तो ये बहुत टेक्निकल और रिटन चीजें होती हैं जिसको आपने सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा रिटायर हुआ, आपने उसको, वो आपका फेवरेट बंदा था तो आपने उसको कोचिंग का भी रोल दे दिया। आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको अच्छे से अच्छे कोचेस लाने चाहिए। पाकिस्तान में आपको
कोचेस को इम्प्रूव करें। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान में कोचिंग का कोई पाथवे है नहीं अली भाई। डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचेस कोचिंग कर करके थक जाते हैं, मगर वो ऊपर नहीं जाते। ऊपर वही लोग जाते हैं जो उनके करीब करीब लोग होते हैं। तो कोचेस पाकिस्तान में भी हैं, आप बना सकते हैं, आप एजुकेट करें। आप बड़े बड़े जो बाहर के कोचेस हैं ना, उनको लाएं। जब ग्रांड बैट्समैन आया था पाकिस्तान, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रोल दिया था। वसीम खान के दौर में बहुत अच्छे काम हुए। मैं इसकी बात मैं क्योंकि मैं इसका गवाह चीजों का, उन्होंने टॉप पोजीशन पे टॉप बंदे लाके रखे ताकि वो दूसरों को सिखाते थे, तो अच्छी चीजें सीखनी लेकिन पड़ती। फिर जब आपके ग्रांड लोग बैट्समैन, इनसिक्योर हो जाते हैं ना। गिलेस्पी को बाहर कर दिया गया, गैरी क्रिस्टन को बाहर कर दिया गया, अभी आप माइक स्मिथ को लेकर आ रहे हैं कि जिसके बारे में सभी पूछ रहे हैं भाई कौन है ये। हाँ तो यही है ना। तो आप इसमें यही चलता है ना कि रिकमेंडेशन आ जाती है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी प्लेयर की रिकमेंडेशन आती है, इसको ले आओ। वो मुल्तान सुल्तान का कोच था, तो उसकी रिकमेंडेशन आ गई। अब आपस की बात बताओ, मैंने भी अपनी सीवी डाली थी हम्म। बैटिंग कोच के लिए, मगर पीसीबी ने मुझे जवाब तक नहीं दिया कि एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई। बस उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये वो। मैंने मैंने ऐसी डाली थी, मुझे पता था कि मुझे जॉब तो मिलनी नहीं है, बैटिंग कोच कहीं है बना ही ना दे मुझे हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। हम्म। और मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए सीवी दी है। मैंने कहा देखते हैं कि उस सीवी को देख पढ़ते भी हैं या लोग नहीं पढ़ते। मेरे ख्याल से जितनी दफा मैंने सीवी भेजी है पीसीबी में, कभी उन्होंने पढ़ी नहीं है। अगर पढ़ ली नहीं, वो होती तो आपको शायद। शायद इसलिए बैटिंग कोच नहीं रखेंगे क्योंकि आप खैर आप भी विकेट कीपर ही थे, लेकिन आप बैटिंग कर लेते थे। अच्छे डिपार्टमेंट से आपने क्रिकेट खेली है, कराची जैसे शहर से आपने क्रिकेट खेली है। किसी अगर छोटे शहर में होते, किसी छोटे डिपार्टमेंट में होते, तो आप बैटिंग कोच हो जाते, वो आप सारी फिर खूबियां पूरी करते आप। हाँ, नहीं, मगर पॉलिटिकल होना भी बहुत जरूरी है। अगर वो होता तो शायद और चांसेस हो ठीक है। जाते हैं। मगर ठीक है, मुझे कोई गिला नहीं है इनसे। ठीक है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि ना मैं पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकता हूँ। अगर मैं अच्छा हूँ, मैं इस काबिल हूँ, तो मुझसे फायदा उठा लें। अगर मैं इस काबिल ठीक है। नहीं हूँ तो अच्छा अच्छा, उनकी अतीक, ये मर्जी है। पाकिस्तान के सिस्टम पे कितना बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि अभी कय्यूम खान एक बॉलर मिला है और उसके बारे में बड़ी बातें की जा रही है कि जी कय्यूम खान हमें 150 प्लस का बॉलर मिल गया। ठीक है, अच्छी बात है कि एक अच्छा बॉलर आपको मिल गया, लेकिन ये सिस्टम पे आपके सवालिया निशान नहीं बनता है कि अगर ये इतना ही अच्छा बॉलर है तो अभी तक ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों नहीं खेला, ये सिस्टम के जरिए क्यों नहीं आया, ये रैंडमली कैसे जो एकदम से आपको नजर आ गया, टेप बॉल से आपने इसको पिक कर लिया। फिर आपने माजी में भी ऐसे कई बॉलर थे जो आपके 150 प्लस आए हैं। एहसान उल्लाह की बात कर लें, अभी आप मुश्ताक कलोड़ों की बात कर लें, अहमद जमाल की बात कर लें, अहमद जमाल आपकी कोचिंग में भी खेले, बिलावल भट्टी की बात कर लें, ये एक्सप्रेस बॉलर थे सारे। तो ये इरशाद की बात कर लें जो यूबीएल से खेले, वो एक्सप्रेस बॉलर थे सारे। तो आपको क्या लगता है कि ये डोमेस्टिक अगर नहीं खेला एक बॉलर और उसके ऊपर इतना हंगामा मचाया जा रहा है कि जब हमें 150 बॉलर मिल गया, तो सवाल नहीं बनता उन लोगों से जो डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं कि फिर अब तक ये बॉलर मिस क्यों हुआ था? हाँ देखें, ऐसे इस तरह के काफी बॉलर हैं। अगर आप टेप बॉल की क्रिकेट उठा के देख लें, टेप बॉल में भी काफी लड़के जो है बहुत तेज करते हैं। और अगर वो हार्ड बॉल से आगे क्रिकेट खेलेंगे तो उनकी 85 प्लस पेस होगी। मगर यही है कि हमारा डोमेस्टिक में कोई टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का सेटअप ही नहीं है ना। हम्म। आपको टैलेंट आईडी होती है, आप ओपन ट्रायल लेते हो, आप जाते हो, आप डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में ओपन ट्रायल करते हो, लोगों को बुलाते हो, वहां पे जाके अच्छे अच्छे जो आपके सेलेक्टर्स हैं वो जाके उनको देखते हैं, तो तभी इस तरह के नजर आएंगे ना। मुझे याद है कि आकिफ जावेद जब आया था तो हम लोगों ने ट्रायल लिए थे उनके। राशिद कराची किंग्स के ट्रायल थे, मैं राशिद भाई के साथ, कबीर खान के साथ गया था मैं वहाँ पे। पंजाब में एक जगह है, मैं नाम भूल गया उसका। तो वहां पे आकिफ जावेद आया था, तो आकिफ जावेद को देखते ही पता चल गया था कि उसके अंदर टैलेंट है, तो उसको हमने बुलाया था। फिर मैंने उसको ठीक। सुई गैस में बुलाया था, सुई गैस में ट्रायल के लिए बुलाया था, फिर पीसीबी की उस पर नजर पड़ी है। ठीक। तो इस तरह के बॉलर होते हैं पाकिस्तान में। आपको एक टैलेंट हंट करने चाहिए। देखें, पहले पेप्सी क्लिनिक होता था इमरान खान वाला, उसमें काफी बॉलर्स निकलते ठीक। थे, अहमद जमाल वगैरह वहीं से आए हैं। तो इस तरह की चीजें ही खत्म हो ठीक। गई हैं, अब होते ही नहीं इस है तरह के टैलेंट। टैलेंट होने चाहिए। टैलेंट थैंक यू अतीक। वक्त का वी आर रनिंग इन टाइम शॉर्टेज, टाइम की शॉर्टेज है, वरना मैं मजीद इस गुफ्तगू को मजीद बढ़ावा देता। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को प्रोडक्शन टीम के साथ, अतीक रहमान के साथ इजाजत दी, अतीक उज़ामा के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।